ताराचंद बेलजी तकनीकी में धान उत्पादन के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसे कि आप सबको पता है, यह जो टीसीबीटी कृषि पद्धति है ये पंच महाभूत ज्ञान आधारित है। इस पद्धति में जो भी उपज आएगा उसमें भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और नीर तत्व, ये पंच महाभूत उसमें उस खाद्यान्न में, उस अन्न में रहते हैं। और यह पद्धति पूरी तरह से केमिकल फ्री है, किसी भी तरह के सिंथेटिक रसायनों का इसमें कोई उपयोग होता नहीं है। तो बिना किसी रासायनिक खाद की मदद से हम कैसे बम्पर उपज प्राप्त कर सकते हैं, आइए इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। टीसीबीटी कृषि पद्धति भूमि उपचार के बाद इसमें जो है बहुत जबरदस्त रिजल्ट आते। एक बार भूमि उपचार हो जाए, मिट्टी में फंगस, वायरस, कीट ना हो, मिट्टी का जो है पीएच ठीक रहे, ईसी ठीक रहे, उसका ऑर्गेनिक कार्बन 1 से 1.5% हो जाए, सभी तरह के मित्र जीवाणु रहें, मिट्टी में बहुत अच्छा ह्यूमस बने, पानी शुद्ध हो, बढ़िया हो, तो इसके बाद तो प्रोडक्शन बहुत जबरदस्त आता है। मेरा खुद का 56 क्विंटल प्रति एकड़ धान का उत्पादन है और पिछले 7-8 सालों से कई किसानों ने 30-35 क्विंटल, 40 क्विंटल भी प्रति एकड़ धान का उत्पादन प्राप्त किया है। ये सब धान का पैकेज ऑफ प्रैक्टिस मैंने मेरी यूट्यूब में डाला है, आप पिछले जो है वीडियो में जाके देखें। पर अभी जो किसान बंधु एकदम से जो है रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं, अभी तक रासायनिक कर रहे हैं, अब उनको रसायन मुक्त करना है, केमिकल फ्री करना है। मिट्टी का भूमि उपचार नहीं है, मिट्टी अभी स्वस्थ नहीं है, ठीक है। मिट्टी की रासायनिक, भौतिक और जैविक संरचना अभी ठीक नहीं है। मिट्टी में पंच महाभूतों का असंतुलन है, मिट्टी निगेटिव है। ऐसी स्थिति में हमको कि बीज को ताकतवर बनाना, मिट्टी को ताकतवर बनाना, उसको पॉजिटिव बनाना, हवा को, पानी को, इसको ठीक करके और खेती कैसे करना, पहले बार में ही सीधे कैसे हम बहुत अच्छा उपज प्राप्त कर सकते, इसका पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस में विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। मैं जो भी चर्चा करूंगा प्रति एकड़ पर करूंगा, एक एकड़ में जो भी चीजें आवश्यक है मैं उस पर जो है विस्तार से आप सबसे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो पूर्व तैयारी करें आप, क्योंकि अभी आपकी खेती में बहुत ज्यादा मिट्टी बहुत कॉम्पैक्ट है, कड़ी है, मिट्टी में किसी भी तरह के अभी पोषक तत्व नहीं है, ठीक है, पीएच इसी भी ठीक नहीं है। तो हमें बहुत सी चीजें अभी बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी? क्योंकि मित्रों पौधे को तो खुराक चाहिए होता है, ठीक है, पौधे को पोषक तत्व चाहिए होते हैं, और ये पोषक तत्व जो है उसे चाहिए, उस पौधे को इससे मतलब नहीं होता कि रासायनिक से पोषक तत्व मिल रहे हैं कि जैविक पद्धति से। पौधे को तो नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटास चाहिए, जिंक, आयरन, मैग्नीज, कैल्शियम सब चाहिए। अब वो चाहे फैक्ट्री में बन रहे हों या वो किसान अपने घर पे बनाए। तो अभी किसान अपने घर पे बनाए तो बहुत से उत्पाद किसान अपने घर पे बना ले, और कुछ उत्पाद जो घर पे नहीं बना सकता वो सोल की वेबसाइट से जाके बुलवा लें। SOUL, सोल का एक वेबसाइट है। ये वेबसाइट ये भी किसानों की संस्था द्वारा संचालित है। आप, मैं और बहुत से जो है हमारे ही टीसीबीटी के किसान इसमें डायरेक्टर हैं, उन्होंने जो है FPO बनाया, और ये मार्केटिंग एजेंसी है सोल, इस पर जाकर के जो है कुछ चीजें खरीद ले, क्योंकि ये दोनों काम हमको करने पड़ेंगे। तो जो स्थानीय स्तर पर बन सकता है मैं प्रयास करता हूं कि वो सब आप बनाओ, और अधिकतम आप बना सको उसी का मैं काम कर रहा हूं। तो अभी हमको क्या है, सबसे पहले बना लो जैव रसायन। क्यों? ये जैव रसायन के अंदर बहुत से अंडज, द्विदज, ये जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इसके अंदर ग्लूकोज है, इसके अंदर एंजाइम्स है, एसिड्स है, अल्कोहल है, अल्कलाइंस है। तो जो भी पौधे को जो पचाने के लिए जो आवश्यक एसिड्स और एंजाइम चाहिए वो सब है, और ग्लूकोज है। तो बहुत महत्वपूर्ण रसायन है, घर पे बनाए, कम से कम 120 लीटर तो बनाए, कम से कम। अधिकतम जो है इससे दुगना भी कर सकता है, 200-250 लीटर भी डाले तो बहुत अच्छा हो जाएगा।
अब ये किसान ने 50 लीटर जैव रसायन डाल दिया गेहूं में। उसकी संजीव शर्मा जी हैं संगरूर के, उनका गेहूं 8 दिन में 9 इंच बढ़ गया था। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, इसको बना सकते हैं। मेरे चैनल पे जाओ, कैसे बनाते हैं उसमें है। तो ये जैव रसायन बनाइए, इसमें गुड़ लगता है, फल लगता है और पानी, बस 3 चीज लगता है और बन जाता है। ठीक है, तो 120 लीटर ये बना के रखें। खट्टा वाला बनाए 100 लीटर, मीठा वाला बनाए 100 लीटर, खट्टा वाला बनाए 10 लीटर और कड़वा वाला बना के रखें 10 लीटर। कड़वे का उपयोग करना है बीमारी के समय में, खट्टे का उपयोग करना है फूल आते समय और मीठे का उपयोग ग्रोथ के लिए करना है। तो ये जो जैव रसायन है ये किसान के बहुत काम का है, ये तो बनाना ही है। जीवाणु कंपोस्ट खाद भी बना ले। अभी किसान के घर में गोबर होता है तो 1 से 2 ट्राली गोबर में वो जो है जीवाणु जल डाल दे। ठीक है, टीसीबीटी का अपना जीवाणु जल, उसको ढक के रख दे, बढ़िया 40-45 दिन में बिल्कुल खाद जो है ना चाय पत्ती जैसा बन जाएगा। ये बना ले। भस्म रसायन बना के रख ले। सोल के वेबसाइट में जाके भस्म रसायन किट एक बुला ले और बुला करके उससे जो है मटके में भस्म रसायन प्रॉपर बना के वो रखे। एक बार भस्म रसायन बना लेंगे तो 5 एकड़ तक जाता है जमीन पे डालने के लिए, और स्प्रे करना है तो 50 एकड़ तक जाता है। तो बहुत बढ़िया ये बनता है। और इसके अलावा जो है सोल के वेबसाइट में जाके अग्निहोत्र किट भी बुलवा लें, क्योंकि बिना अग्निहोत्र ऊर्जा जल बनाना है तो अग्निहोत्र तो अनिवार्य है। सबसे पहला काम है अग्निहोत्र। सूरपाल बुलवा लें। ठीक है, सुपर स्वाइल बुलवा लें। एक और है सुपर स्वाइल, इसके अंदर जो है 30% जिंक है और सारे माइक्रोन्यूट्रेंट, ये भी बुलवा ले 3 kg। ठीक है, फिर महिराजा, नैनो महिराजा, कैप्सूल कल्चर बुलवा लें। फफूंद भक्षक और कीट भक्षक M+, ये भी बुलवा लें, कीट भक्षक M+। तो ये जो सारी चीजें बुलवा के रखे, ये सब काम आना है। कुछ इसमें भूमि उपचार के काम आएगा और कुछ जो है फसलों के उत्पादन में, फसल उत्पादन में खाद का काम करेगा। तो ये सारी चीज बुलवा ले। पंच महाभूत युक्त बीज उपयोग करें। जब भी बीज ले तो पंच महाभूत युक्त हो। तो जो भी टीसीबीटी विशेषज्ञ है वो बताने में सक्षम होता है पंच महाभूत बीज। ठीक है, उसमें भूमि तत्व, गगन तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, नीर तत्व, ये सभी तत्व होने चाहिए। इसके अलावा और क्या है कि हरी खाद करें। 1 जुलाई में जब भी अगर पानी आता है, नहीं तो सिंचाई कर दे। 1 जुलाई नहीं, 1 जून में, जून के शुरुआत में या मई में ही सिंचाई करे और हरी खाद में तिल की हरी खाद करे। सबसे अच्छा सस्टेनेबल 1 से 1.5 किलो तिल जो है बढ़िया जमीन की जुताई करके फेंक दे, है ना। सन या ढेचा और ग्वार भी ले ले। एक और काम करे जो है सब सॉइलर भी चला ले जरा। सब सॉइलर क्यों चलाना है? क्योंकि धान की खेती में 6, 7, 8 इंच नीचे बहुत ज्यादा मिट्टी कड़ी रहती है। तो कड़ी मिट्टी में क्या है कि वो अंदर पानी जाता नहीं। तो सब सॉइलर ऐसे 5-5 फुट में ऐसे चला ले जरा ऐसे, तो क्या है, अच्छा होता है। मृदा आच्छादन भी करने के लिए काम करें। मृदा आच्छादन मैंने बताया है कि मृदा आच्छादन क्या होता है कि 5 फुट गहराई का CVR मिट्टी ये कहलाता है। 5 फुट गहराई की मिट्टी खोदना है, ऊपर का टॉप सॉइल, नीचे का सब सॉइल, और 3-4 ट्राली 6 ट्राली तक मिट्टी 1 एकड़ में फैला दे। तालाब की मिट्टी भी लाके डाल सकते हैं। CVR मिट्टी प्लस तालाब मिट्टी भी कर सकते हैं। ठीक है, 1-2 ट्राली तालाब की मिट्टी डाल दो, बहुत अच्छी। ऊपर की लेयर की हमारी क्या बार बार जुताई कारण वहां के माइक्रोन्यूट्रिएंट लीच होके नीचे चले गए, बह गए हैं। तो धान की खेती में बड़ी समस्या, ऊपर के 4 इंच में माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। तो CVR मिट्टी मतलब 5 फुट गहराई तक की 4 ट्राली मिट्टी और तालाब की 2-3 ट्राली 4 ट्राली मिट्टी ये खेत में कर ले। मेड़ की खुदाई करके भी नाली बना के वहीं के वहीं खेत की मेड़ को खोदे और पूरे खेत में फैला दे। मेड़ के जगह नाली रखना है जिधर पानी बहता है। तो आपका क्या है, पानी अपने नाली में जाएगा और फिर नाली से दूसरे खेतों में जाएगा। तो खेत की मिट्टी खेत में रहेगी नाली के अंदर।
खेत का पानी खेत में भी अंदर जाएगा। तो ये कई काम आता है, तो मृदा आच्छादन करके कर लें। और क्या है भाई पूर्व तैयारी में, अभी गर्मी में ये सब कर लें, मृदा आच्छादन वगैरह। फिर उसके बाद तिल बो दे, तिल बोने के बाद जो है 1 से 1.5 किलो तिल बो दे, उसमें सिंचाई करें। तिल नहीं है तो सन, ढेंचा, ग्वार भी हो सकता है। सन में क्या है पर नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है, इसके अलावा जो कार्बन की उतनी मात्रा नहीं रहती। हमें कार्बन बढ़ाना है अभी खेती में, जरा बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन तो फिर और तरीके से देने में हम सक्षम हैं। तो तिल बोए, सबसे बढ़िया, सरल भी है, हर जगह मिल भी जाता है देश भर में। फिर सिंचाई के पानी में जो हरी खाद बोएगा उसमें ये सब चीजें डालना। ऊर्जा जल 1000 लीटर, चाहे 2 बार या 3 बार में डाल दे। जीवाणु जल 1000 लीटर 2-3 बार में डाल दे, 45 दिन का जो तिल रहेगा। फफूंद भक्षक 400 लीटर 2 बार में डाल दे। कीट भक्षक 200 लीटर। ये सब चीजें जो है डाले, ये भूमि उपचार के लिए आवश्यक हैं। आप जब फसल लगाओगे तो आपकी मिट्टी में अभी भयंकर कीटाणु है, तो उसको खाने का काम, पहले ऊर्जा जल डालोगे तो वो मिट्टी को पॉजिटिव करेगा, फंगस को मारेगा। फफूंद भक्षक डालोगे तो फंगस को खाएगा। कीट भक्षक डालोगे, ये मिट्टी में जो कीट होते हैं, माहू, मच्छर, तेला, चेपा, तना छेदक के कीट, उनको खत्म करता है कीट भक्षक M+। ये जमीन पे आपको हरी खाद के बखत, जब हरी खाद बोओगे, ये जब फसल बढ़ती रहेगी, तब ही आपको ये बीच में सिंचाई के साथ डाल देना है। इतना करिए, ठीक है। और क्या करना है, आप ये लाल, पीली और सफेद मिट्टी सोल से बुला के रखना 2-2 क्विंटल। 2 क्विंटल लाल मिट्टी, 2 क्विंटल सफेद मिट्टी, 2 क्विंटल पीली मिट्टी। चाहो तो पीली मिट्टी घटा के 1 क्विंटल कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है, 1 क्विंटल कर लेना, इतनी आवश्यकता है। तो आपको क्या है, कुल 5 क्विंटल जो है मिट्टी और रॉक फॉस्फेट 1 क्विंटल, यानी कुल 6 क्विंटल आपको मटेरियल बुलवा लीजिए, भूमि उपचार के लिए आवश्यक। क्यों बुलवाना लाल मिट्टी? लाल मिट्टी में जो है 18%, 20% और 22% तक आयरन है। आयरन, इतना आयरन बाजार से खरीदोगे तो 2000 रुपए का आएगा, ठीक है। और पीली मिट्टी में, सफेद मिट्टी में कैल्शियम है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। पीली मिट्टी में सल्फर है, सफेद मिट्टी में कैल्शियम, मैग्नीशियम। रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस है। और रॉक फॉस्फेट का उपयोग मैं फास्फोरस के लिए नहीं कराता, फास्फोरस मिट्टी में ऑलरेडी है। मिट्टी में बहुत कॉम्पैक्टनेस है। जब आप रॉक फॉस्फेट डालोगे तो आप देखना 15-20 दिन बाद पैर रखोगे उस मिट्टी में तो पैर आपका नीचे चला जाएगा। बिल्कुल मिट्टी का जो सख्त कठोर जो है उसको तोड़ता है, इसलिए इसका ब्रांड भी मैंने बदला है। जो अभी जो मिट्टी मिक्स वाला रॉक फॉस्फेट आता है वो मिट्टी को कॉम्पैक्ट करता है, तो मैं फास्फोरस के लिए रॉक फॉस्फेट नहीं डाल रहा हूँ। मिट्टी का जो कॉम्पैक्टनेस है, धान की खेती में देखना भयंकर बड़े बड़े गड़े बनते हैं ऐसे, बाद में खेत चलाते हैं तो ऐसे मोटे मोटे ढेले निकलते हैं, वो ना निकले, उनका जो घनत्व है उसको तोड़ने के लिए, इसलिए मैंने सोल का ब्रांड बदल के उसको रॉक सॉइल किया है, ठीक है। तो ये रॉक सॉइल मात्र 1 क्विंटल बुलवा के आप डलवाइए, मिट्टी बिल्कुल जो है एकदम पोलर हो जाएगी मात्र 1 क्विंटल से। तो ये सब चूना भी थोड़ा 50 किलो डाल देना, चूना तो आपके बाजार में ही मिल जाता है, ठीक है, बिना बुझा चूना पाउडर वाला। ये सब हमको जो है चूना, रॉक फॉस्फेट, ये तो आप जो हरी खाद करते समय डाल दो, और मान लो तब तक आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो ये कीचड़ मचाने के पहले डाल देना। लेकिन लाल, पीली और सफेद मिट्टी तो कीचड़ के ऊपर डालना, है ना। रॉक फॉस्फेट को भी डाल सकते हैं कीचड़ के ऊपर, कि भी कीचड़ के ऊपर ही डाल देना चारों चीज, ठीक है। फिर गोवर्धन खनिज खाद 2 बोरी डालना कीचड़ के ऊपर, इसलिए उसको पहले अपन बुला रहे हैं। गोवर्धन खनिज खाद में सभी अणु हैं, जीवाणु हैं, सारा चीज है, मतलब सभी बना बुनाया सब तरह का भोजन है। सरसों की खली भी ला के रखना, क्योंकि हम फसल भुट्टी बनाएंगे तो लगेगा 60 किलो, और हर फसल भुट्टी में 5 किलो चूना, नमक भी डलता है, तो नमक भी बुला के रख लेना बाजार से, है ना। प्रति एकड़ लगभग 15 से 20 किलो नमक का उपयोग हो जाएगा, समुद्री नमक ढीले वाला, ठीक है। चूना भी बुला के रखना,
हर 10 किलो, क्योंकि 2 किलो चूना लगता है एक बार के फसल भुट्टी में, तो 6 किलो चूना भी रखना। तो ये सब चीजें जो है पूर्व तैयारी करके रखिए। पहली बार खेती करेंगे तो ये सब हमको डालना है। कुछ भूमि उपचार की चीजें हैं और कुछ फसल उत्पादन की चीजें हैं। फिर हमको बीज की तैयारी भी करनी है ना। तो बीज के लिए अच्छा बीज ले लेना भाई। सोल के वेबसाइट में तो इस साल अभी देखते हैं कौन कौन सा बीज है। मेरे पास फोन आता है विष्णु भोग का। अभी हमने चिन्नौर बीज को ज्यादा लगाना शुरू किया है, क्योंकि जीआई टैग हमें मिल गया है चिन्नौर का। बीजों का मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि बीज तो आप अपने यहाँ का उपयोग करो। हर क्षेत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अलग अलग बीज बनाया है। पहले खूब मैंने लोगों को बीज दिया कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। फिर ध्यान आया 2019 में क्या है, मेरे गांव में लगभग 19 राज्यों के लोग आए और मेरे क्षेत्र में बहुत देसी बीज है, बहुत बालाघाट के क्षेत्र में सब्जियों के भी बीज भी है, फसलों के भी बीज है। ये जब ले जाके हरियाणा में लगाए, पंजाब में लगाए, कर्नाटक में लगाए, तो उनका वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा जो मेरे यहाँ दिखता है। इसलिए तब से मैं बीजों को, किसानों को कहता हूँ कि अपने क्षेत्र के बीज का चयन करो और उसको उन्नत करो इस विधि से। 2-3 साल में वही बीज बहुत अच्छी लंबी बाली देने लगेगी। ठीक है, जैसे मैंने विष्णु भोग लाया बिलासपुर क्षेत्र से, तो वहाँ प्रोडक्शन आता है 10-12 कुंटल, मैंने लिया 26 क्विंटल प्रति एकड़। प्रोडक्शन तो बहुत बड़ा, लेकिन वो टेस्ट नहीं है जो बिलासपुर के विष्णु भोग धान के चावल में आता है। तो बाद में रिसर्च मैंने बहुत से वैज्ञानिकों से बात की तो ध्यान में आया कि वो वहीं उसी क्षेत्र में आता है। फिर पता किया क्यों आता है, तो वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो हमारे पूर्वजों ने एक ही साइज के, एक ही ऊंचाई, एक ही समय अवधि के बीज अलग अलग इसीलिए बनाए कि बिलासपुर में विष्णु भोग, बालाघाट में जो है जीरा, बालाघाट में चिन्नौर, सिवनी में जीरा शंकर, वही चावल नरसिंहपुर में बागमूच, वही कानपुर में जो है रामभोग। तो ये अलग अलग जो है एक सेम जो है ऊंचाई, सेम अवधि की, और जो है सेम जो है चावल, वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बनाए, दिखने में सब सेम है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने वो सब बनाया था। इन बीजों को हमको बचा के रखना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। तो ये तो हो गई बीज की बात। ठीक है, अब मैं बीज प्रक्रिया बताता हूँ। सबसे पहले बीजों को तो सूर्य का प्रकाश दिखाना बढ़िया। ठीक है, शाम का ढलता हुआ प्रकाश, यानी 2 बजे फैला देना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, रात्रि 10, 11 बजे, 12 बजे तक रखे रहने देना, 9 बजे, 10 बजे तक। ठीक है, बहुत ठंड ना हो तो रात में आप बाहर रखा रह सकते हैं। सुबह उस बीज में गंध चिकित्सा और प्रार्थना करना। उस बीज के पास जो है कंडा जलाना, उसमें 4 बूंद घी डालना, 4 मंत्रों के साथ, भू स्वाहा अग्नि इदम नमम, भूव स्वाहा वायवे इदम नमम, स्व स्वाहा जो है सूर्या इदम नमम, भूर्भुव स्व स्वाहा प्रजापति इदम नमम। हमने अग्नि, वायु, सूर्य और प्रजापति का आह्वान करके 4 बूंद घी डालते हैं और फिर उसमें हींग, हल्दी, गुग्गल, अजवाइन, है ना, काली मिर्च या लौंग, इस सब हम मिक्स करके डालते हैं। उसमें खली भी रहती है, सरसों की खली, गुड़ भी थोड़ा मिक्स करो, डाल दो, बढ़िया वो धुआं रहेगा। वो धुआं बीजों पर लगेगा तो उससे बीजों की शक्ति बढ़ती है और उसके फंगस वगैरह सब खत्म होते हैं। प्रार्थना करना, ठीक है, प्रार्थना करना कि हे चंद्रदेव। क्यों करना चंद्रदेव को? क्योंकि चंद्रमा जो है वनस्पतियों का देवता है, सब बीजों के प्रजनन का, सब बीजों के अंकुरण का आधार भी है। नक्षत्र पर ही बीज अंकुरित होते हैं। तो चंद्रमा की किरणें और तारामंडल का किरणें मिल करके और जो है बीजों को उगाने का काम करते हैं। तो इसलिए चंद्रदेव से प्रार्थना करना, हे चंद्रदेव, मैं अपने इन बीजों का नाम लो, धान बीजों को, कि भाई ये मेरे विष्णु भोग धान बीजों को मैं अपने फला खेत में बोने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हे ईश्वर इस कार्य में मेरी मदद करें। बीजों से पुनः प्राप्त, हे बीज मैं आप मेरे इन खेतों में लगाने जा रहा हूँ, कृपया आप अपनी अंकुरण शक्ति जागृत करें, हे ईश्वर इस कार्य मेरी प्रार्थना मेरी जो है सहायता करें। ऐसे करके 2 बार प्रार्थना भी करना। ठीक है, बीजों से प्रार्थना का अंतर होता है। अभी जो है पंतनगर विश्वविद्यालय ने तो इस पे पूरा रिसर्च पेपर ही प्रकाशित कर दिया है। फिर बीज शोधन करना। बीज शोधन के लिए क्या है, 2 दिन पहले ही कुल जो है मान लो 10 किलो बीज हैं,
तो 1 किलो कंडे, सूखे कंडे, जो सूखे कंडे होते हैं ना गाय के, उनको जो है पानी में डुबा देना। हाँ, लगभग 10 लीटर पानी में डुबा देना। फिर उन सब में 100 ml गौमूत्र, 100 ml छाछ, 100 ml कच्चा दूध और 100 ml अगर कड़वा जैव रसायन सब डालो और बीजों को उसमें डाल के रखो। ठीक है, कितना देर रखोगे? 10-12 घंटे रख लो। फिर बीजों को निकालो उससे, और निकालने के बाद जो है उनको बीज जो है संस्कार करो। कैसे करोगे बीज संस्कार? बीज संस्कार हमको करना है नैनो महिराजा जो सोल से बुलाए हो, उसको उसमें 1 से 2 ग्राम प्रति किलो के बीज में भुरकाओ। 2 ग्राम करना, धान को थोड़ा ज़्यादा लगता है, 2 ग्राम कर दे रहा हूँ। और ऐसी जो है 2 से 3 ग्राम सूरपाल, उसका भुरकाव कर देना। सूरपाल बना बुनाया खाना है। जैसे बच्चा, किसी भी जीव का बच्चा जन्म लेता है तो बना बुनाया उसको दूध चाहिए ना, ऐसे बना बुनाया भोजन है, ये हमने तैयार किया, बहुत सस्ता भी है और इसका उपयोग करना। एक और है बीज के लिए कि 17% नमक के घोल से पहले उसकी छटाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, कैसे छटाई करोगे समझो जरा। ये छटाई कहाँ करोगे आप? धूप दिखाने के बाद यहाँ करना बीज की छटाई, धूप दिखाने के बाद। ये चंद्र दर्शन भी करा दो, उसके बाद छटाई करना। 17% नमक का घोल कैसे कर सकते हैं? 10 लीटर पानी में 1 किलो 700 ग्राम नमक डालना, और परफेक्ट डले इसके लिए अंडा या अंडे के आकार का आलू लेना और उसको पानी में डाल देना। फिर नमक डालोगे तो अंडा या आलू ऊपर आके तैरने लगेगा। जब अंडा या आलू ऊपर आके तैरने लगे, समझ जाना 17% नमक का घोल बन गया है। तब उसको जो है उससे अंडा या आलू निकाल देना, उसमें बीज डालना। जितने भी पोचे बीज हैं हल्का, जिनका अंदर का चावल हल्का ऊपर आके तैरने लगेंगे, उनको हाथ से चाहे छन्नी से निकाल के अलग कर देना। नीचे के बीजों को निकालना, बढ़िया साफ पानी से धुलना, और फिर उनको उनमें जो है गंध चिकित्सा, प्रार्थना, बीज शोधन, बीज संस्कार ऐसे करना। तो बीज की छटाई बहुत जरूरी है धान में। क्यों जरूरी है? क्योंकि पोचे बीज भी रहते हैं और खेत में जाके वो भी उग जाते हैं, और सबसे पहले बीमारी फिर उन्हीं में आती है। जो हल्के पोचे, पूरा पोचे हो तो उगेगा ही नहीं, जो हल्का दाना है वो भी उगता है। तो इस तरह से आप जो है बीज का संस्कार करना। फिर और क्या हो गया? भूमि की तैयारी। हमको धान की खेती, नर्सरी के लिए पहले भूमि की तैयारी करना। जिनको डायरेक्ट स्विंग करना हो तो डायरेक्ट यहाँ मतलब बीज संस्कार के बाद हल्का सुखा के सीधे जो है सीड ड्रिल में डाल के बोनी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिनको नर्सरी लगाना है तो सबसे पहले तो क्या है, जितनी जगह में नर्सरी लगाना है वहाँ उसको साफ सुथरा कर लेना, और पत्ते रख के वहाँ थोड़ा जला लेना, पत्ते, पुआल, पैरा ऐसा कुछ रख के, क्यों? उससे जमीन को, उससे पोली हो जाती जमीन। ये हमारे यहाँ के मतलब किसान कई वर्षों से कर रहे हैं, इसलिए मैं भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। पत्ते रख के जला देना। जलाने के बाद क्या है, उस जमीन की जुताई करना। जुताई करने के बाद उसमें नीचे के लेयर में बढ़िया राख डालना, थोड़ा कंपोस्ट खाद डालना, फिर बुआई कर देना, और बुआई करके फिर मिट्टी से ढक देना। और अभी अगर अप्रैल मई में बुआई कर रहे हो तो चारों तरफ थाला बना के पानी भर देना। लेकिन अगर जून में बुआई करते, किसी कारण लेट बुआई करते, तो फिर बेड पे बोना। ठीक है, क्योंकि फिर नीचे बोओगे तो वो सड़ जाता है दाना, या तो ऊपरी भाग में बोना ताकि उस पर पानी ना पड़े। इस तरह से नर्सरी बना लेना। और नर्सरी में भी जो आपको करना बीज उपचार की प्रक्रिया, ये कंप्लीट, बीज प्रक्रिया तो कंप्लीट करना। ठीक है, चाहे नर्सरी भी कर रहे हो तो। फिर नर्सरी को क्या करना, नर्सरी में हाँ एक चीज और ध्यान रखना, नक्षत्र पर बुआई करना। हमारा TCBT कृषि पंचांग आप सबके पास होगा, नहीं तो आप ग्रुप से कहीं से भी यूट्यूब से मांग लें कि किस किस तिथि में बोते, उसमें भी लिखा है तिथि पर बुआई करना। और मृगशिरा की नक्षत्र की बुआई सबसे अच्छी मानी जाती है। मृग में धान बोना सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ये बीज शोधन की सारी प्रक्रिया इसमें भी करना है ना। अब नर्सरी का रखरखाव, बीज बोने के बाद उनको मिट्टी से ढकना तो सबसे पहला काम है।
जरूरत पड़ी तो पत्तों से या जूट के बोरों से या कपड़ों से भी ढकना चाहिए, क्योंकि अंकुरण होता है उस समय चिड़िया खा जाती है, और अंकुरण होते समय थोड़ी गर्मी चाहिए पौधे को, जरा अच्छी गर्मी भपार मिलती है, एकदम से सब दाने उगते हैं। इसलिए पत्तों से, जूट के बोरों से या जो है सूती कपड़ों की साड़ियों वगैरह से ढकना चाहिए। 1-2 दिन 3 दिन तक ढका रहता है तो एकदम से उग जाता है। नहीं तो कोई बात नहीं, मिट्टी से आप ढक के बढ़िया, छोटी इतना ऊपर मिट्टी हल्का सा डालना, आधा इंच, है ना, बीज सारे उग जाएंगे। चौथे दिन उनको कच्चा दूध देना, जरा सुबह के समय में 1 लीटर दूध को 15 लीटर पानी मिलाना, ऊपर झारे से डाल देना या स्प्रे कर देना। शाम के समय में जो है जैव रसायन डालना, शाम के समय में 500 ml, यानी 15 लीटर पानी में 500 ml मीठा जैव रसायन डालना। ये बना बुनाया भोजन है, पौधा खाएगा तेजी से बढ़ता है, यानी कच्चा दूध और जैव रसायन तेजी से, मतलब फसल का बहुत अच्छा नर्सरी की अवस्था में भोजन है। और क्या है, यही काम 7वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन भी यही करना, कच्चा दूध, जैव रसायन। लेकिन जो है 10वें, 12वें और 15वें दिन क्या करना, कीट भक्षक M+, इसका स्प्रे जरूर करना। क्यों करना, क्योंकि तना छेदक एक बहुत बड़ी समस्या है अभी पूरे देश भर में। तना छेदक एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये तना छेदक के अंडे बच्चे जब आपकी नर्सरी में 10वां, 11वां, 12वां दिन होता है ना, उसी समय उसकी मक्खी अंडे देकर और मर जाती है, और उसके अंदर वो अंडा पड़ा रहता है। बाद में जब फसल लगता है तो उसके अंदर वो अंडा पर जब इल्ली बनती है तो अंदर से पूरा खा जाता है। तना छेदक इसको बोलते हैं। पोंगा के भी इल्ली इसी समय होती है। तो आपको क्या करना है, नर्सरी जिस दिन बोते हो दूसरे ही दिन आप भक्षक M+, सोल से जो है भक्षक M+ बुलवा लेना। उसके अंदर बेसिलस थोरेंजेसिस है, मेटारिजियम है, बिवेरिया है ना, और बेसिलस थोरेंजेसिस तो है ही। ये तना छेदक के सारे इसमें फंगस हैं। तो ये क्या करेंगे, इनको 200 लीटर पानी में आधा लीटर डालना, 2 किलो गुड़ डालना, फर्मेंट करके रखना, और 100% का स्प्रे करना, यानी 15 का 15 लीटर सीधे पंप में डालना और शाम के समय में स्प्रे कर देना। 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन 3 बार, 45 लीटर लगेगा। बाकी पड़े रहेंगे ना, वो कीचड़ में डालने काम आएगा। फिर ट्राइकोग्रामा भी एक कार्ड आता है, उसके अंदर ट्राइकोग्रामा एक कीट है, वो जो है तना छेदक की मक्खियों को खाता है, ठीक है, उनके अंडों बच्चों को भी खाता है। तो ये ट्राइकोग्रामा भी जो है नर्सरी के चारों तरफ 4-6 कार्ड लगा देना, और बाकी जो है 10-20 कार्ड, 10 कार्ड बचा के रखना, जो फसल में लगाना आगे चल के, क्योंकि तना छेदक एक बड़ी समस्या धान में आ गया है, उसके लिए मैंने आपको बताया है। हालांकि TCBT भूमि उपचार के बाद एक कुछ आना नहीं है, कोई जब पंच महाभूत पूर्ण होते हैं तो कोई बीमारी आती नहीं, लेकिन पहले दूसरे साल आपको ये प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। अब कीचड़ की तैयारी कैसे करना, हमने जमीन में हरी खाद पहले लगा दिया है 45 दिन पहले। इसको क्या है, रोपाई के 2 दिन पहले रोटावेटर से बढ़िया जमीन में गड़ा दो, 2 दिन पहले करना, और पानी भर देना। फिर जिस दिन रोपाई करना है उस दिन क्या है, लाल, पीली, सफेद मिट्टी ये सब डालना, और ऊपर से पट्टा इधर उधर चला देना ऐसा, बस, और सीधे रोपाई करना है। लाल, पीली, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट, गोवर्धन खनिज खाद। अच्छा, गोवर्धन खनिज खाद महिराजा या कंपोस्ट खाद जो भी बनाए हो, ये सब सूरपाल 1 kg, ठीक है। महिराजा जो है लगभग 200 ग्राम बचा होगा आपके पास, और ये सब करना। मान लो गोवर्धन खनिज खाद 50 किलो नहीं है, ठीक है, या आ नहीं पाया, ये ट्रांसपोर्ट उससे आता है, ट्रांसपोर्ट से समय भी लगता है, नहीं आता किसी कारण, तो सुपर सॉइल जो है सोल से बुलवा लेना, कोरियल से 2 किलो वो मिला लेना। तो सुपर सॉइल या गोवर्धन खनिज खाद, महिराजा, सूरपाल, रॉक फास्फेट, ये रॉक फास्फेट और पीली लाल मिट्टी तो पहले डाल देना, इन खाद को मिक्स करके जमीन पे डालना। फिर भक्षक M+ का जो 60 लीटर घोल बचा हुआ था हमारे पास, उसको भी जो है कंपोस्ट खाद में या ऐसी बाल्टी में रख के फेंक देना। नहीं, 60 लीटर यूज किए थे, 140 लीटर बचा है। 30 लीटर जैव रसायन भी, मीठा जैव रसायन भी डाल देना, क्योंकि जो पौधा लगाओगे उसके बाद उनको खुराक चाहिए। 200 लीटर ऊर्जा जल, ऊर्जा जल की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी ऊर्जा जल डालने की जरूरत नहीं है।
आप इतने ही केवल डाल दीजिए, ऊर्जा जल सेकंड बार में डालेंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण है अन्न द्रव्य रसायन, ये जरूर डालना। ये रूट को तेजी से बढ़ाता है, धान के रूट को बढ़ाएगा। बनता कैसा है, आप जिस दिन जो है नर्सरी डालोगे उसी दिन आपको क्या करना है, या उसके 1-2 दिन पहले 1 या 2 किलो चावल को बढ़िया भात बना के पका के उसमें आधा किलो गुड़ मिला के मटके में भर के और मटका ढक करके किसी पेड़, बरगद, पीपल नहीं है तो कुछ भी मीठे जो फल वाले पेड़ हैं उनके नीचे गड़ा देना। 6-7 दिन में उसमें बढ़िया फफूंद दिखने लगेगा, हल्का पीला सा। वो सबको निकाल के 200 लीटर पानी में डाल देना, अच्छा जो है बढ़िया हाथ से मसल के 2 किलो गुड़ डालना। 4-6 दिन में उसमें बन जाता है। तो 6-7 दिन यहाँ लगता है, 4-6 दिन उधर लगता है ड्रम में, तो 10 दिन में तैयार होता है। तो ये भी आपको पूर्व तैयारी में अन्न द्रव्य रसायन ये मैं लिख देता हूँ, है ना। पूर्व तैयारी में ही अन्न द्रव्य रसायन आपको करना है। अन्न द्रव्य रसायन ये लिख लो इसको। ये भी बना लेना है, मटके में बने गए। तो इस तरह से जो है धान की खेती की हमारी ये तैयारी हो गई। दो विशेष फार्मूले और हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक है जल शुद्धि पोटली। धान की खेती में पानी भरा रहता है, अमूमन भरा रहता है, और वो उसी पानी में मिट्टी में फंगस रहता है, तेजी से पानी में फंगस आता है और 15 दिन बाद तो पूरी जड़ लाल पड़नी शुरू हो जाती, काली भी पड़ जाती 20-25 दिन में। तो धान की जड़ पूरे देश भर में समस्या है। वो भी आता है जो है कृमि जैसे भी खूब आता है, पूरी फसल बैठने लगती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। उस समस्या के समाधान की पानी जो है वो शुद्ध रहे, साफ सुथरा रहे, फंगस वहाँ डेवलप ना हो, वो कृमि भी ना आए, उस सब के लिए हमने एक जो है जल शुद्धि पोटली बनाया है। ये जो है लगभग पोटली आपका 200-250 ग्राम की पोटली होती है, 250 ग्राम की पोटली होती है। इस पोटली को जो है और आपको बना करके और खेत में फेंकना है। इस पोटली को कीचड़ मचाने के दूसरे तीसरे दिन या उसी दिन 4-6 दिन बाद 10 दिन बाद भी आप फेंकिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या क्या रहेगा उसमें पोटली में, एक जो है कपड़ा लीजिए बढ़िया सूती का, उसमें नीम खली डालिए 100 ग्राम, और नीम खली नहीं तो नीम का चूरा, अभी से नीम बीन के रख लीजिए। नीम के जो पका नीम होता है ना उसको कुचल जो है अभी तो सुखा के रखिए, कुचलिए उसी समय जब आप खली जो है पोटली बनाते हो, कुचलिए 100 ग्राम। वो फिटकरी 50 ग्राम डाल देना, और फिटकरी का ढेला रखना, चूरा नहीं रखना, है ना। एक ही ढेला हो तो अच्छा हो। अग्निहोत्र भस्म 50 ग्राम कर लीजिएगा, प्रतिदिन अग्निहोत्र करेंगे तो भस्म भी तैयार। इमली के बीज का चूरा 10 ग्राम ले लेना, इमली का बीज होता है ना, 4-6 बीज को कुचल के डाल देना। हींग डाल देना 5 ग्राम उसमें, जो खली में मिक्स कर लेना। मुनगा का बीज भी डाल देना है, पानी को शुद्ध रखता है, 8-10 बीज मुनगे के डाल देना। मुनगा यानी ड्रमस्टिक सहजना का बीज। बच की जड़ डाल देना, बच भी पूरे देश भर में होता है, अमूमन जो है कुआं के पास रहता है बच कीटों को आने से रोकता है। तो उसकी जड़ भी जो है 10 ग्राम जड़ यानी 4-6 जड़ को और छोटे छोटे टुकड़े करके बस एक पोटली बना के और 15-20 पोटली पूरे 1 एकड़ में 20 पोटली फेंक देना, जहां तहां। ठीक है, ऐसे फेंकना कि जमीन के अंदर ना गड़े, मतलब ऊपर ही रहे, पानी के सतह में ऐसा बैठा रहे बस। तो ये शुद्ध जल शुद्धि पोटली डाल देना। और फिर ये 15-20 ब्रह्म ऊर्जा दंड ये भी लगा सकते खेत में। ये ब्रह्म ऊर्जा दंड क्या है, ये जो हवा में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और भी कई तरह के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कई कारणों से इलेक्ट्रॉन्स हवा में रहते हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को जो है खींच करके मिट्टी में अगर बढ़ा दे, तो मिट्टी में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स ने जो है यानी ब्रह्म ऊर्जा ही प्रकृति को बनाती है। ये ऊर्जा घट रही है मिट्टी में। ठीक है, मिट्टी में कार्बन नहीं है, कई कारणों से भी ये मिट्टी से अब निकल गया है, और ये मिट्टी में नहीं होने से मिट्टी का जो है इसी में भी फर्क आया है। तो इसको क्या करना है, 20-20 फुट के बांस लेने हैं, और जो है लगभग 25-30 फुट का जो है तार लेना है, तांबे का बिना पॉलिश वाला तार, जो बिना पॉलिश का आता है वो, और एक तांबे का लोटा लेना है छोटा सा। बांस के ऊपरी भाग में लोटा ऐसे अंदर ऐसे कर दो,
मुंह उसका नीचा हो, बांस के अंदर ऐसा डाल दो लोटा, और लोटे के मुंह में तार फंसा के और ऐसा जो है तार राउंड में लेते हुए नीचे तक ले आओ, 1.5 फुट नीचे तक, मतलब नीचे से 1.5 फुट ऊपर जो है उसको ऐसा लपेट दो। और 1.5 फुट 2 फुट भी अगर बांस को गड़ाना है, मतलब तार जमीन से टच बस हो 4 इंच में, 3-4 इंच में, इतना करके। और खेत में ये जो है ब्रह्म ऊर्जा दंड अगर आपने लगा दिया, ये लोटा है, ठीक है, ये लोटा है, और यहाँ से तार ऐसे करके आपने लगा के यहाँ लगा दिया, ये इतना अच्छा जमीन में गड़ा दिया। तो ये भी लगा दीजिए 15, 20, 10, 12, 15, 20 तक लगा दीजिए, 20 प्रति एकड़ जो है रिकमेंड है। तो ये 2 विशेष फार्मूले जो किसान करें तो उनको अलग से भी रिजल्ट मिलेंगे। आप ये करके देखिए, आपको परिणाम मिलेंगे, तब मुझे बताना। फिर रोपाई के जो है 12वें दिन से 15वें दिन तक, है ना, तो 12वें दिन क्या करना कि जो धान ऐसा खड़ा हो जाएगा उस पर हल बैल से पट्ठा चलाना, हल बैल के पीछे वो पट्ठा लगता है ना, और दौड़ा देना, और पर क्या पानी भर के करना। तो उससे 2 फायदे होंगे। एक तो जो पौधा आपका जो है खड़ा हो रहा है वापस सो जाएगा, उसकी कमर टूटेगी, तो जब वो उठेगा ना तो फिर कंसे निकाल के उठेगा, है ना। फर्स्ट जी कटिंग हो गई एक प्रकार का, समझ जाओ। मेन ब्रांच सोएगा तो कम से कम 20, 25, 30 ब्रांच निकलेंगे, और वो भी बराबर से बढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक ही ब्रांच मदर ब्रांच बढ़ता है, साइड ब्रांच को में फिर वो कंस जो है कंसों में दाने नहीं भरने देता, इसलिए मेन ब्रांच को जो है हमको सुलाना है। फर्स्ट जी कटिंग हो गई, और उससे जो है ब्रांचेस बढ़ेंगे, पहला काम। दूसरा, ऐसा पट्ठा चलाओगे आप तो दूसरा काम होगा, खरपतवार जमीन पे दब जाएंगे, वो नहीं उगेंगे, उनकी कमर टूटेगी तो वो दोबारा नहीं उगेंगे, ठीक है। तो खरपतवार जो है कम होंगे, अपनी फसल में कंसे बढ़ेंगे, ठीक है। पानी इधर उधर हो जाएगा तो पानी में शुद्धता भी आएगी, है ना। हाँ, ये जरूर है कि अगर पोटली आप पहले डाल चुके तो पोटली उठा लेना, है ना, उठा के एक साइड रख देना, फिर वापस पोटली रख देना, तो जमीन में गड़ जाएंगे वो, ठीक है। गड़ भी जाएंगे तो उतना कोई ऐसा नुकसान तो नहीं है, पर उठा के रख के पुनः रख देंगे तो ठीक फायदेमंद रहेगा। फिर दूसरा काम क्या है, 20वें दिन में जैसे आपने एक बार ऐसे जो है पट्ठा चलाया, हल बैल नहीं है तो 2 आदमी पकड़ के एक मोटी लकड़ी पकड़ के खींच ले, तो लकड़ी के वजन से। और क्या हो सकता है, लकड़ी खींचने में बड़ी दिक्कत होती है कीचड़ में, तो हमने और एक प्रयोग किया है कि जो पाइप होते हैं, मोटे वाले पाइप होते हैं ना, जो किसानों घरों में होते हैं 2.5 इंची पाइप, उसमें रेत भर दो, और रेत भर के 2 साइड में, दोनों साइड बांध दो कपड़े से, और उसमें रस्सी लगा के 2 आदमी उसको खींचेंगे, तो पूरा वो जो है वो भी वैसे ही काम करता है। तो चाहे मनुष्य से कर लो, रेत बांध के पाइप से, लकड़ी से कर लो, पट्ठा चला दो हल बैल से, बढ़िया होता है। तो एक बार हम ऐसे करेंगे, है ना, इधर से ऐसे चलेंगे ऐसे, और अगली बार क्या है, इधर से शुरू करेंगे, इधर से ऐसे चलेंगे। तो एक बार ऐसे, और 8-10 दिन बाद फिर ऐसे, उल्टा पुल्टा ऐसा जिसको बोलते हैं, ऐसे जो है इसकी दबाने का काम करना। और फिर ये जो है 12वें दिन और 20वें दिन करना, ठीक है। नहीं कर पाए तो 15वें दिन और 25वें दिन कर लेना, 18वें दिन और 30वें दिन। 30 दिन के बाद नहीं होगा, 22 दिन, तो 22-25 दिन सबसे अच्छा रहता है। फिर 15वें दिन, रोपाई के 15वें दिन आपको ये खाद डालना है, गोवर्धन खनिज खाद 25 किलो 1 बैग, ठीक है। और क्या करना भाई, अणु जल बनाना। अणु जल यानी मेरे इसमें लिखा है अणु जल कैसे बनाते हैं, ऊर्जा जल। अणु जल बनता है जो है जैव रसायन, भस्म रसायन और षडरस, ये 3 चीज मिला के, ठीक है। मान लो अणु जल नहीं डाले हैं तो जैव रसायन तो जरूर डाल देना 30 लीटर आपके 15वें दिन पर, बहुत जरूरत है पौधे को। फसल भुट्टी बनाना, चूना, खली और जो है नमक, है ना, 5 किलो नमक, 2 किलो चूना और 20 किलो जो है सरसों की खली को 200 लीटर पानी में घोलोगे तो बढ़िया बन जाता है। 2 दिन बाद इसको खेत में चला देना, और फसल भुट्टी में नहीं, नैनो नत्रजन मिला देना, है ना। कब मिलाना, चलाते समय अच्छे से डाल के बढ़िया घोल लेना, चला। अन्य द्रव्य भी मिला देना, अच्छा रहेगा, 100-200 लीटर। तो ऐसे 400 लीटर सब घोल हो जाएगा ना, बढ़िया पानी में, बहते हुए पानी में पूरे खेत में चला जाएगा। उससे पौधों में जबरदस्त ग्रोथ आएगी।
ये जो 20वें दिन आप जो मल्चिंग करोगे ना उसके बाद भी कर सकते हो, लेट भी इसको कर सकते हो, कोई बात नहीं। तो ये सब करना। और क्या है, 30वें दिन यानी जो हमने 15 दिन पहले जो काम किए हैं, मान लो 22वें दिन में करोगे तो इसको थोड़ा दिन बढ़ा देना, ठीक है। तो 30वें दिन आपको रोपाई के 30वें दिन पे जमीन पे फिर से गोवर्धन खनिज खाद 25 किलो या अणुजल 200 लीटर, जैव रसायन 30 लीटर फिर डाल देना, ठीक है। फसल भुट्टी 200 लीटर फिर डालना, और सुपर सॉइल 1 kg फिर से डालना, ठीक है। इसमें जिंक है, बहुत ज़्यादा जिंक, सल्फर, मैग्नीज, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है फसलों को, तो इसलिए भी डालना। स्प्रे कर सकते हो तो स्प्रे भी करना। छाछ, द्रव्य रसायन 6 लीटर और ऊर्जा जल 100 लीटर, 100 लीटर पानी, ये सब मिलाना और सब स्प्रे कर देना। स्प्रे करने से क्या होगा, अभी क्या होता है 30वें दिन में धान में ब्लास्ट, ब्लाइट, रस्ट ये प्रकोप आता है और तेजी से आता है, पत्ती पीली पड़ जाती, फसल बैठने लग जाती, किसान परेशान हो जाता है, कई तरह के फंगीसाइड डालता है, फिर कंट्रोल होता नहीं है। तो आप ये छाछ, द्रव्य रसायन बना के रखना 21 दिन पहले, जब रोपाई करते हो तभी बना लेना, रोपाई के 1-2 दिन में 10 लीटर छाछ में 1 किलो गुड़ डाल के एयरटाइट बंद करके रख देना। ये छाछ, द्रव्य रसायन बहुत काम का है। और ऊर्जा जल, ये दोनों डालोगे तो आपके जो है ब्लास्ट, ब्लाइट, रस्ट, इससे मुक्ति मिलेगी, ठीक है। और मान लो ये समस्या खेत में आ चुकी है तो फिर इसमें ये डालने के 3-4 दिन बाद इसमें फफूंद भक्षक घोल का स्प्रे कर दोगे तो फिर 100% आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक। 45वें दिन फिर क्या करोगे, ऊर्जा जल, फसल भुट्टी, अणु जल ये सब डाल देना फिर से बना के, 200 लीटर, 600 लीटर चला देना 45वें दिन। फिर 60वें दिन, उसके 15 दिन बाद ऊर्जा जल 200 लीटर, फसल भुट्टी 200 लीटर, मीठा जैव रसायन, ये तीनों को फिर चलाना, जमीन पे दे देना सिंचाई के साथ, बहते हुए पानी में या खेत में फेंक देना। फिर 60वें दिन स्प्रे भी करना है, कीट भक्षक M+ का घोल, ठीक है। जो M+ का आप घोल बनाए हो पहले, उसमें से बचा लेना 40-50 लीटर, है ना। पहले शुरू में अपन ने कितना डाला है, शुरू में तो हमने पहले जो है 8-10 लीटर डाला था, बाद में 100 लीटर, तो इसमें बचेगा 50-60 लीटर बचा है, उसमें थोड़ा पानी और गुड़ डाल के और रख देना, 100 लीटर 150 लीटर पानी और 1 किलो गुड़ डाल के फिर फर्मेंट हो जाएगा। और इसको 200 लीटर को जमीन पे, इस 200 लीटर में 100 लीटर निकालना, 100 लीटर पानी मिलाना, उसमें जो है नैनो नाइट्रोजन 500 ml, क्योंकि नाइट्रोजन की जरूरत, OKP यानी फास्फोरस पोटास नैनो, ये ले लेना 500 ml, सडरस 6 लीटर, छाछ और आंवला, खट्टा जैव रसायन में डाल देना लगभग 2 लीटर। ये सब चीजें डाल करके और एक बार स्प्रे कर देना, फिर देखिए आपकी फसल जो है कैसी चलती है, हरा कच्चा होता है और किसी तरह का कीटों का 80वें दिन पे हमला होता है वो भी नहीं होगा। 75वें दिन क्या करना है, जमीन पे फिर से आपको देना है, क्या क्या देना है, ऊर्जा जल 200 लीटर, मीठा जैव रसायन 10 लीटर, खट्टा जैव रसायन, क्योंकि उस समय गभोट निकलता रहेगा 6 लीटर, आपके पास ज्यादा है तो ज्यादा 10 लीटर भी दे सकते हो, जमीन पे डालना। फसल भुट्टी फिर से 100 लीटर, OKP दे देना 500 ml, सबको मिला करके जमीन पे फिर जाने देना। फिर उसके बाद 90वें दिन आपको स्प्रे करना है, ठीक है। बाली निकल चुकी होगी, थोड़ा बाली में दाने पड़ने शुरू हो गए होंगे, तब आपको अणु जल या नैनो खनिज 500 ml, खट्टा जैव रसायन 2 लीटर, नैनो पोटास 500 ml, नहीं इसमें मीठा जैव रसायन 1 लीटर करना और खट्टा 1 लीटर करना, मीठा जैव रसायन 1 लीटर और खट्टा जैव रसायन आपका 1 लीटर, ये दोनों मिला करके स्प्रे करना। नैनो पोटास 500 ml, सडरस, ये सब मिला करके और स्प्रे कर देना आप, ठीक है। बस ये आखिरी प्रक्रिया है। बीच में किसी तरह की दिक्कत आती है तो आप जो है अपने जो भी सीनियर जो पिछले साल जिन्होंने धान की उपज ली है, TCBT प्राकृतिक खेती, उनके संपर्क में रहिए।
हमारे TCBT विशेषज्ञों के संपर्क में रहिए। सोल एजुकेशन ऐप और यूट्यूब देखते रहिए, समय समय पे इस पे और गाइड किया जाएगा। 120वें दिन आप कटाई कर ले, ठीक है। इतना सब करेंगे तो प्रोडक्शन कितना आएगा, मैं लागत कितनी आएगी, पहले मैं वो बात करता हूँ, फिर उत्पादन की बात करूंगा, ठीक है। तो लागत हमने औसत से थोड़ा ज़्यादा लिया है और उत्पादन को हमने सामान्य लिया है और बिक्री भी सामान्य रेट रखा है। तब हमका आय व्यय की तुलना हम करेंगे कितनी होती। पहले मूल्यांकन लागत करना है। तो हमने दो तरह की लागत मैं आपको बताऊंगा। एक तो जिंदगी में जो एक बार करना है, जैसे अग्निहोत्र किट तो आपको एक ही बार लेना जीवन में। 10-20 एकड़ 50 एकड़ की मिट्टी आप पॉजिटिव कर सकते हो, ठीक है। तो 1400 रुपए खर्च आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। फिर आपका क्या है, कैप्सूल कल्चर, ये एक बार इसका भी इन्वेस्टमेंट है। कीट भक्षक फफूंद भक्षक घोल, ये भी जो है अभी 1-2 साल ही डालना है, फिर बाकी जरूरत नहीं, तो ये भूमि उपचार में आएगा। और क्या है भूमि उपचार में, ये लाल पीली सफेद मिट्टी भी जिंदगी में आपको 1 बार या 2 बार ही डालना है, ठीक है। मही राजा भी भूमि उपचार का हिस्सा है। बाकी फसल उत्पादन, तो मैंने इसका सबका कैलकुलेशन किया कि भाई भस्म रसायन कीट कितने का आ रहा है, 1 एकड़ का ये खर्चा है, इसका 1 एकड़ का खर्चा इतना जोड़ लिया। जैव रसायन तो आपको घर में बनाना है, 120 लीटर 1440 रुपए। तो अपने घर का ही आपके पास फल है, कुछ भी निकल गया, कद्दू है ना, सब्जियां निकलती बहुत सारी, उसका बनाते हो तो ये तो बहुत सस्ता बनेगा, नहीं तो फिर तो लेके जाएंगे तो इतना रुपए लगेगा। फिर इसके अलावा जो है आपको ये जो है सुपर सॉइल 555 रुपए का, 570 रुपए, हाँ 570 रुपए का 1 किलो आता है ना। ये आपको जो है 3 किलो डालना है। गोवर्धन खनिज खाद आता है 4 बैग। 2310 का कैप्सूल कल्चर, भस्म रसायन कीट भक्षक M+ और V+, ये हमको डालना है। लाल पीली सफेद मिट्टी 14,000 रुपए का, ये थोड़ा एक बड़ा फिगर दिखता है, किसान को खर्च करूं कि ना करूं, पर ये करना है और सोल से लेके ही करना है, क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने मन से कहीं से भी लिया है, उन सब के दुष्परिणाम मैंने देखे हैं, एक नहीं 10 किसानों के। बाजार में देखिए लाल मिट्टी आती है पर उसमें आयरन रहता है 7%, 8% गीरू, और वो मिलता है 15 रुपये किलो, 18 रुपये किलो। ये लाल मिट्टी कैसे रुपए किलो मिल रही है? 20 रुपये। हाँ 20 रुपये किलो, 20 रुपये घर पहुँच के। FOR 20 रुपये किलो घर पहुँच के मिल रहा है, और ये मिल रहा है किससे? आपके कोरियर सर्विस से मिल रहा है। यदि आप इसको सब किसान मिलके ट्रक से बुला लेते तो ये रेट काफ़ी घट जाता है, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो कोरियर में जाता है ना, है ना। कोरियर आप ट्रक से बुलाएंगे तो 12-14 रुपये किलो ही में पड़ जाएगा आपको, इतना सस्ता हो जाता है। तो कोरियर सही थे 20 रुपये किलो जा रहा है, इसी से आपको लेना है। क्यों? इसमें 20% से 28% तक आयरन है, और उसके अलावा आयरन के अलावा 45 और मिनरल्स है, कॉपर है, मैग्नीज है, ऐसे सारे तत्व हैं, ठीक है। फिर सफेद मिट्टी में भी कैल्शियम मैग्नीशियम है, पीली मिट्टी में सल्फर है। तो ऐसे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, जांच की हुई है, इसलिए इसका उपयोग करना है। और ये जिंदगी में, और रॉक फास्फेट भी, जो सोल का रॉक सॉइल आता है, इसका उपयोग करना, ये हम आपको उपयोग करा रहे हैं मिट्टी के घनत्व को तोड़ने के लिए। फास्फोरस तो ऑलरेडी आपकी मिट्टी में पर्याप्त है, जैसे आप PSB कल्चर डालेंगे ये आपके फसल को उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। ये भी मात्र 1 क्विंटल चाहिए, तो ये डालना है। खर्चा जरूर दिख रहा है, लेकिन ये आपकी खेती का आधार है। मिट्टी में अणु रहेंगे तब जीवाणु पनपेंगे, अगर अणु नहीं है मिट्टी को उनके खाने, मतलब आपने जिंक का बैक्टीरिया डाला, आयरन का बैक्टीरिया, कैल्शियम का डाला, और है ही नहीं मिट्टी के 6 इंच में, क्योंकि आयरन जिंक कॉपर जो है लीच होके अंदर चले गए या बह गए हैं, या मिट्टी में कार्बन नहीं है तो कार्बन ही इनको पकड़ के रखता है, ये सब लीच हो गए हैं, और इसकी कमी पूरा देश भुगत रहा है। जिंक, मिट्टी में जिंक नहीं तो फसल में नहीं आता, और फसल में नहीं आता तो हमारे शरीर में कम है जिंक, इसलिए कोरोना काल में हर रोगियों को जिंक रिकमेंड किया गया। जब भी बच्चे बीमार होते हैं उनको जिंकोविट इसलिए दिया जाता है कि जिंक नहीं है तो बच्चे को तो कई बीमारी मतलब हमला करती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है जिंक। तो ये इसलिए क्या है, ये सब मिट्टी डालोगे और सुपर सॉइल डालोगे, नैनो खनिज, इन सब में माइक्रो न्यूट्रेंट है, अब पौधे को चाहिए माइक्रो न्यूट्रेंट, इसलिए रिकमेंड कर रहे हैं। खर्च जरूर बढ़ रहा है,
लेकिन ये खर्च बढ़ने के साथ साथ आपके ये खेती को टिकाऊ करेंगे, जीवाणुओं को स्थापित करेंगे, मिट्टी को अच्छा करेंगे, मिट्टी को ताकतवर बनाएंगे और फसल को बढ़ाएंगे। भाई लागत हमको लगी पर फसल भी तो गारंटेड उत्पादन बढ़िया आ रहा है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रहा है अभी हर किसानों के हर फसलों में, क्योंकि हम जो है जरूरत के आधार पर काम कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता ये हर चीज आप सोल से ही लो, यदि आपको इतने % वाले जिंक, मैग्नीज, कॉपर, लाल मिट्टी जहां से मिलता है वहां से आप बिल्कुल लेने में स्वतंत्र, बस डालना है। महिराजा जो है 250 ग्राम, ये इसको जो है बीज उपचार में मिलाते हैं और पहली बार जब जमीन पे डालते कीचड़ में तब भी डालना, ये रूट बढ़ाता है माइक्रोराइजा इसमें, ठीक है। नैनो खनिज, ओकेपी, नैनो पोटास, अभी शुरुआत में ये सब जरूरत है। तो कुल खर्चा क्या आ रहा है बंधुओं, हमने जोड़ा है, कुल खर्चा आपकी खेती में आ रहा है, भूमि उपचार का खर्चा है 19,720 रुपए जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। फसल उत्पादन का खर्चा 11,610 रुपए आ रहा है। और सस्यग्रत क्रिया है, मतलब हरी खाद बोना और उसको रोटावेटर से मिलाना 2,000 रुपए, बीज और नर्सरी बनाना, बीज खरीदना, नर्सरी बनाना 2,000 रुपए, कीचड़ मचाना और रोपाई करना 5,000 रुपए हमने डाल दिया। कटाई, हार्वेस्टिंग, कटाई गहाई करना, कटाई करना और हार्वेस्ट करना, ये हमने 2,500 रुपए डाला हुआ है। तो कुल मिला के जो खर्चा है वो 42,830 रुपए आ रहा है भूमि उपचार सहित। अब ये जो है, अब भूमि उपचार की लागत तो एक बार की है, तो एक फसल में इसकी लागत हम इतनी नहीं जोड़नी चाहिए, क्योंकि किसान अपने खेत में कुआं खुदवाता है या ट्यूबवेल लगाता है, ठीक है, सिंचाई के स्रोत स्थापित करता है, तो एक ही फसल की लागत थोड़ी ना जोड़ता है किसान, और वो जोड़ना भी चाहिए, न्याय संगत नहीं है। वैसे भूमि उपचार को भी आपको नहीं जोड़ना है, ये अनिवार्य है करना, नहीं करोगे काम फसल आने ही नहीं है, जिंदगी भर हम संघर्ष करते रहेंगे बीमारियों से, उत्पादन से, ठीक से उत्पादन नहीं आएगा। तो ये भूमि उपचार लागत 19,700, फसल उत्पादन लागत 23,110 रुपए। तो मैं इस लागत को सबसे पहले घटाऊंगा। हम सबसे पहले लगाते बासमती धान, भी पूरा उत्तर भारत बासमती धान लगाता है। धान का उनका प्रोडक्शन 20-22 क्विंटल आता होगा, 16-17 क्विंटल, 15 क्विंटल भी आता है। मैंने तो 17 क्विंटल लिखा है, हालांकि इसका 32 क्विंटल प्रोडक्शन हमने पिछले साल लिया प्रति एकड़ टीसीबीटी पद्धति से। कितना? 32 क्विंटल। लेकिन ये भूमि उपचार के बाद लिया है। भूमि उपचार के पहले 17 क्विंटल औसत प्रोडक्शन तो मिलना ही है, और बाजार मूल्य पे बेचेंगे गवर्नमेंट का तो 3200 रुपए क्विंटल, तो ये हो रहा है 54,540 रुपए का। इतना आपके पास आवक आई। लागत 23,110 हमने लगाया, 31,290 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। और भी मान लो 2-4 हजार की लागत जोड़ते हैं तो 28,000 रुपए, 27-28,000 रुपए में लाभ प्राप्त होगा। पर भूमि उपचार भी हम घटा देते 19,700 रुपए, तो भी हमको जो है, फिर अगर भूमि उपचार को भी घटा देते हैं तो 12-13 हजार रुपए की फिर भी हमारी शुद्ध बचत हो रही है पहले साल में। अगले साल ये बचत तो सीधे बढ़ना जाएगा, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और आपका जो है लागत भी घटेगी अगले साल। तो ये पहले साल की लागत और बचत है, ठीक है। 11,570 रुपए आपके हाथ में आएंगे। मोटा धान यदि आप लगाते हो, जो आज सरकार खरीदती है ना मोटा धान, तो उसका औसतन प्रोडक्शन है 26 क्विंटल। ये तो प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, 30-35 भी आता है। तो इसका औसत प्रोडक्शन है 26 क्विंटल, ठीक है। 2150 रुपए में बिक रहा है जो वर्तमान मूल्य है। कुछ छत्तीसगढ़ की सरकार दे रही है, कुछ और सरकारें दे रही हैं। 55,900 रुपए का आ रहा है। लागत हो रही है 23,110, ये जो लागत हमने घटाया है 32,790 रुपए इसमें आपको लाभ आ रहा है। भूमि उपचार का 19,720 घटा देंगे तो भी आपको लगभग 13-14 हजार रुपए इसमें प्रति एकड़ बच रहा है। तो इस तरह आय व्यय का ये गणित है। और अभी जो है हमको धान उत्पादन जो कर रहे हैं, ये गणित मैंने बताया है आपको। सामान्य जो है
सामान्य मूल्य में, सरकारी मतलब सरकार के समर्थन मूल्य पे मैंने बताया है। हमारा किसान जिनका जो ये उत्पादन कर रहे हैं उनके पंच महाभूत पूर्ण रहेंगे। पंच महाभूत, पंच महाभूत यानी भूमि है ना, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पंच महाभूत अगर आपके चावल में हैं तो गजब का टेस्ट आता है, गजब का अलग ही टेस्ट, आपको खाते ही बहुत आनंद आएगा। क्योंकि हमारा शरीर बना है पंच महाभूत, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। हमारा शरीर जिससे बना है, हमारा शरीर वही डिमांड करता है। अभी बाजार का जो भी हम चावल खा रहे हैं उसमें अग्नि तत्व नहीं है, अग्नि तत्व नहीं है, तो अग्नि तत्व नहीं है तो हमको खाने में उतना स्वाद नहीं आया। क्योंकि हमारा जीभ सबसे पहले सल्फर को, हमारा टेस्ट जो है सल्फर को लेता है हमारा जीभ, यानी अग्नि तत्व को, है ना। भूमि तत्व नहीं है, मतलब भूमि तत्व नहीं मतलब हम हिडन हंगर के शिकार हैं। हिडन हंगर यानी खा तो रहे हैं पर हमको तत्व नहीं मिल रहे हैं। अग्नि तत्व भी नहीं है तो भी हिडन हंगर, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, ठीक है, ये अग्नि तत्व है। तो इनकी कमी से पूरा आज जो है देश के सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। मानव स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या का है WHO ने हिडन हंगर को, वो रासायनिक खेती का। क्यों? मिट्टी में ही तत्व नहीं तो पौधे में कहां से आएंगे, और पौधे में नहीं है तो मनुष्य शरीर में कहां से आएगा। तो हमारा भोजन ही हमारी औषधि बन जाएगी। तो जिन जिन लोगों ने पंच तत्व युक्त जो है दाल चावल खाया है और सब्जी खाई है, उनकी बीमारी ठीक हो गई। उनमें जो है सीमा वरकड़े जी, एक जो है हमारी भोपाल की जो है एक महिला है, ये जो है रीढ़ की हड्डी जुड़ने की समस्या से परेशान थी और एक खुद सीनियर नर्स थी। ये कई तरह की एलोपैथ दवा खाई, ठीक नहीं हुई। TCBT पंच महाभूत कृषि इन्हें छत पे की, सब्जियां लगाई, अग्निहोत्र की, ऊर्जा जल पी, छत पे सब्जी खाई, और जो है जो हमारे किसान जो उगा रहे हैं दाल चावल और अनाज जो उगा रहे हैं उनसे बुला के अनाज खाई, ये ठीक हो गई। और अब चलने लगी, दौड़ने लगी, खुद का जो है नौकरी से रिजाइन और 56 भोग वाटिका खुद लगा रही हैं, खेती शुरू कर चुकी। जो रिटायरमेंट के बाद कोई आदमी खेती नहीं करना चाह रहा है, ये जो है बीमार व्यक्ति स्वस्थ होकर खेती शुरू करो, बड़े स्केल पर कर रही है। पपीता लगा रही है अच्छे बड़े लेवल पर, सब्जियां उगा रही है, 56 भोग वाटिका लगा रही है। तो ये होता है हमारा भोजन ही हमारी औषधि है। TCBT कृषि पद्धति भोजन को औषधि बना देती है। तो आप बताइए, जब भोजन ही औषधि बन जाएगा तो उसका मूल्य आपको प्रीमियम मिलेगा कि 3200 ही मिलेगा। और ये प्रीमियम देगा आपको सोल दुकान उपलब्ध कराएगा। कौन उपलब्ध कराएगा बंधु? सोल दुकान। ये सोल दुकान हमने किसानों की संस्था है। ये किसी जो है सोल दुकान किसी उद्योगपति की संस्था नहीं है, किसानों की संस्था है। इसमें मैं भी डायरेक्टर हूं और भी किसान भाई इसमें डायरेक्टर हैं। हम रायपीओ में भी है, सोल में भी हैं। ये हमारी कंपनी है और ये दुकान जो है ये सबके लिए है। अभी इस दुकान में जैसे वो आपका आम उठाइए, आम की पेटी, और अभी हम आपको दिखाते हैं ये आम की पेटी मेरे घर में आई है सोल से। ये पेटी है और इसमें लगभग 5 किलो का आम, 5 किलो का आम जो है ये देखिए इसमें आया है। ये कुछ पके आम हैं, कुछ पक रहे हैं। अब ये TCBT से विधि से उगाई गई है। अब ये आपको सोल उपलब्ध करा रहा है, तो आप सोल पे जाइए, ऑर्डर कीजिए। जिसने आम उगाया उसके पास ऑर्डर जाएगा। ये कंपनी, कोरियर कंपनी वाले उसके खेत जाएंगे और वहां से उठा के हमारे पिन कोड मेरे घर तक पहुंचा दिए। ये 3 दिन पहले आया, हम खूब आम खा रहे हैं। तो ये सोल क्या करेगा कि किसान के, अभी जो है कोरियर कंपनी कह रहे हैं कि वो हर ब्लॉक में, ब्लॉक लेवल पर एक पॉइंट बनाने को आग्रह कर रहे हैं। ब्लॉक लेवल पर TCBT का एक पॉइंट होगा, वहां हर फसल ले जाके किसान रख दे
और वहां से उठाएगा और तीसरे दिन में भारत में जो शहरी क्षेत्र में तीसरे दिन और जो ग्रामीण क्षेत्र है 5वें दिन कोरियर कंपनी पहुंचा देगा। किसके माध्यम से? सोल दुकान के माध्यम से। तो ये किसानों की दुकान है, किसी कंपनी की दुकान नहीं है। जो सेब उगाता है वो किसान मध्य प्रदेश से चावल उगा ले, मेरे यहाँ चावल बहुत अच्छा होता है, बहुत स्वादिष्ट, डायरेक्ट मोबाइल में जाए, सोल दुकान में जाए, चावल क्लिक करे, सेब वाले को यहाँ का चावल वहां पहुंच जाएगा ऑटोमेटिक। और आपको सेब खाना है, आप क्लिक करिए, जो बढ़िया जो है रसीले सेब उगा रहे, टीसीबीटी सेब तो बहुत रसीला होता है, आप वहां से उनसे जो है 5वें दिन आपके घर पहुंच जाएगा। तो बिना गोडाउन रखे, बिना किसी हम विशेष परेशानी से सीधे जो है किसान के खेत से उगा हुआ अनाज फल हम खा सकते हैं, क्योंकि हमारा अनाज और हमारा फल अनाज फल नहीं रहा, औषधि रहा। अभी शुरू में थोड़ा सा कोरियर की जो है, क्योंकि अभी कम मटेरियल हम जो है व्यापार कर पा रहे हैं, तो हो सकता है अभी कोरियर कंपनियों के चार्ज ज़्यादा हो। जिस दिन जो है हमारा व्यापार बढ़ेगा तो हमारी कोरियर एजेंसी रहेगी, हम ही जो है किसान के बच्चे इसमें काम करेंगे, हमारी मोनोपोली रहेगी, हम फिर और कम में जो है कर सकते हैं। ना भी करें तो भी जैसे जैसे जो है क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे एजेंसियां हमारे हिसाब से काम करेगी, ये बिल्कुल पक्का तय है। तो देश भर में हम उत्पादक और उपभोक्ता को मिलाने में, मेरे गुरुजी कहते थे दाभोलकर जी, मेरे गुरुजी के गुरुजी हैं दाभोलकर जी। दाभोलकर जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था, क्या कॉन्सेप्ट दिया था कि आप जो है उत्पादक और उपभोक्ता को मिलाओ, उत्पादक और उपभोक्ता, क्योंकि उत्पादक ही उपभोक्ता है, इन दोनों को मिलाओ, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, इसको मिलाओ। और उन्होंने एक नाम दिया था जैविक सेतु। ये जैविक सेतु जो है हम बनाने में कामयाब रहेंगे। किसान पूरे भारत भर के किसान उगाएंगे और ये जैविक सेतु क्या करेगा, जो सोल नाम से स्टेब्लिश है, ये पूरे भारत भर के किसानों को जो है पहुंचाएगा भी। इधर किसान उगाएगा, इधर किसान डायरेक्टली पहुंचाएगा। तो अभी जो है राह एफपीओ, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूं, और सोल एफपीओ, सोल जो है मार्केटिंग एजेंसी, इसका भी मैं प्रेसिडेंट हूं। तो ये दोनों जो है संस्थाएं ये काम करेंगी, क्योंकि किसान उगा तो लिया, बेचना कितना कठिन है, नहीं बिकता, इसलिए किसान ने, हजारों किसान ने उगाना ही बंद कर दिया। भाई बेचे कहाँ? तो उगाना तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, पर बेचना उससे भी बड़ी समस्या थी। ये दोनों समस्याओं का हल जो है हम करेंगे और हम बिल्कुल कामयाब होंगे। अभी अपनी टेक्निक से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड प्रोडक्शन आ रहे हैं। आप जाइए यूट्यूब पर, केवल ताराचंद बेलजी लिखिए, आपको कई तरह के फसलों के रिकॉर्ड प्रोडक्शन मिलेंगे, नाम नंबर भी मिलेंगे। सब किसानों को हमने बहुत ही प्रेम से समझाया है और किसानों की यही गुरु दक्षिणा ली है कि आपको यही काम मैंने अपना फ्यूल लगा के किसान को जाके समझाया है। अभी से नहीं, 10 साल से ये कर रहे हैं। किसानों से हमने कहा है तुम भी अपना फ्यूल लगा के और अन्य किसानों को समझाओ। तो हमारे किसान आज निस्वार्थ भाव से आप सब नए किसानों को जो है गाइड कर रहे हैं, अपना समय निकाल के कर रहे हैं। वैसे जो किसान ये सीख जाएंगे आपको भी करना है, और इस तरह हमारी ये चैन और कड़ी बनेगी और भारत को हम पुनः जो है रासायनिक खेती के भयंकर बड़े चक्रव्यूह से, इससे निकालना सरल काम नहीं है। भारत में हजारों लोग खप चुके, सरकारें हाँप रही हैं, उनके बस की बात नहीं किसान को रासायनिक चक्रव्यूह से निकाल सके। किसी एजेंसी की भी बस की बात नहीं है। पूरा देश परेशान रहा है, मेरे जैसे सैकड़ों लोग खप चुके हैं, तब जाके हमने ये सब कंसेप्ट सोचा है। और आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पे हाथ से हाथ मिलाए और हम इसको जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। बहुत अच्छा आप चावल उत्पादन करें, धान उत्पादन करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।